वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे मैराथन सीरीज को। तो ये मैराथन सीरीज होगी स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन पेपर के लिए। पेपर 4 है आपका ये। इसमें हम यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को पूरा कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? स्कूल आर नाउ कंसिडर टू बी द सेंटर फॉर द फैसिलिटेटिंग टीचिंग एंड लर्निंग अमंग चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड एज क्रिएटिव लर्नर्स। तो स्टूडेंट्स को क्रिएटिव लर्नर्स के तरह जो है कंसिडर किया जाता है, उन्हें ट्रीट किया जाता है एज अ क्रिएटिव लर्नर। स्कूल्स आर नाउ कंसिडर, स्कूल आज के टाइम पे कंसिडर किए जा रहे हैं एज अ फैसिलिटेटिंग सेंटर्स टीचिंग एंड लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स के। तो इस तरह से स्कूल को आज के टाइम पे एक फैसिलिटेटिंग सेंटर के रूप में लिया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, टीचिंग और लर्निंग के लिए उनके। Planning, organization, and management assumes a significant place for ensuring the quality of the primary education. तो प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजेशन को और मैनेजमेंट को अज्यूम किया जाता है, एक सिग्निफिकेंट प्लेस होता है इसका क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो जब हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का एक सिग्निफिकेंट रोल रहता है। एंड इन डेवलपिंग द स्किल्स पर्टेनिंग टू टीचर डेवलपमेंट, और ऐसी स्किल्स जो है इसके द्वारा डेवलप की जाती हैं जो टीचर का डेवलपमेंट करती हैं। प्लानिंग का मतलब हो जाता है यहाँ पे, प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द मैनेजमेंट। ये एक तरह का इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है मैनेजमेंट का इन अचीविंग द गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड ऑफ द एजुकेशन, जो है एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। देन सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ इंटरप्राइज या इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन या इंटरप्राइज की ये एक ऐसी फॉर्म होती है एंड अरेंजमेंट होता है इसमें ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का फॉर द फंक्शनिंग इन मैनर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरप्राइज। तो इसके द्वारा ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉर्पोरेट पॉलिसी। तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है कॉर्पोरेट पॉलिसीज को एंड ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिनेंस। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन देखा जाता है प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का और फिनेंस का। देन नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट रिफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी विद इन द लिमिट्स। मैनेजमेंट के द्वारा रिफर किया जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज को विद इन द लिमिट्स विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एस्टैब्लिश की जाती हैं एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायरमेंट, और उसमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है। देन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द स्कूल मैनेजमेंट इट इज़ नेसेसरी या नेसेसरी हो जाता है कि हम पहले मैनेजमेंट को समझें। तो स्कूल मैनेजमेंट से पहले हम मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है कि मैनेजमेंट इज एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश डिज़ायर गोल्स। तो इसमें जो है पीपल्स को एक साथ देखकर तब डिज़ायर गोल्स को अचीव किया जाता है और ऑब्जेक्टिव्स को जो है अचीव किया जाता है अवेलेबल रिसोर्सेज के द्वारा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। वाइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रिफर्स टू द मेथड्स, जबकि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो मेथड्स से रिफर करती हैं, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज, प्रोसेसेस यूटिलाइज्ड इन मैनेजिंग द school and school committee in terms of the goal setting, planning, organizing, leading and controlling। इसके बाद मैनेजमेंट की कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। तो इसकी डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू हेनरी फेल के अनुसार बताया गया है मैनेजमेंट इज टू मैनेज। मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है कि मैनेज करना, फॉरकास्ट करना, टू प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना एंड कंट्रोल करना। तो ये जो है मैनेजमेंट के फंक्शंस हो जाते हैं, साथ ही इसका मीनिंग भी यही डिफाइन करते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट को एज अ साइंस एंड आर्ट दोनों ही तरीके से देखा गया, क्योंकि इसमें साइंस की टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज लगती हैं और आर्ट से ये पता चलता है कि इसमें हमें कॉन्सेप्ट क्या रखना है। इसके बाद बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कुछ फंक्शंस आ जाते हैं। इन फंक्शंस को POSDCORB के द्वारा लेदर कुलिक ने
गुलिक ने जो है डिफाइन किया है इसके 7 फंक्शंस को, जिसमें P रिप्रेजेंट करता है प्लानिंग को, O प्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजिंग को, S प्रेजेंट करता है स्टाफिंग को, एंड देन D डायरेक्टिंग, C कोऑर्डिनेटिंग, R रिपोर्टिंग, एंड लास्ट इज बजटिंग। तो इस तरह से फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जो स्टार्ट होते हैं यहाँ पे प्लानिंग के थ्रू। तो ये प्लानिंग हो जाता है यहाँ पे। ये यहाँ पे प्लानिंग हो जाएगा। देन नेक्स्ट है इसमें ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। तो ये सारे फंक्शंस हो गए यहाँ पे मैनेजमेंट के। देन स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। तो प्लानिंग का मतलब हो जाता है कि जब कोई चीज़ स्टार्ट की जाती है तो उसके लिए प्लानिंग एक इसका इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। प्लानिंग का मतलब है कि इन एडवांस सिचुएशन में हम देखते हैं कि व्हाट टू डू, हु इज़ टू डू, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर प्लानिंग के थ्रू हमें आंसर किए जाते हैं, जैसे कि what is to be done, what is to do it, and how it is to be done, and when it is to be done। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें प्लानिंग के थ्रू आंसर मिलता है इनका। और प्लानिंग जो है वो सबसे फर्स्ट और इनिशियल प्रोसेस हो जाता है। प्लानिंग इज कंसर्न विद व्हाट, हाउ, एंड व्हेन ऑफ द परफॉर्मेंस। तो क्या इसमें प्लानिंग के थ्रू ही पता कर चलता है कि कब, कहाँ और कैसे हमें कैसा परफॉर्मेंस करना है। स्कूल प्लान के बारे में बात करेंगे। स्कूल प्लान का मतलब हो जाता है इट डील्स विद द टोटल करिकुलम। ये जो है टोटल करिकुलम से डील करता है स्कूल के, एंड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल्स रिसोर्सेज। इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है स्कूल्स रिसोर्सेज का, स्टाफ को इंक्लूड किया जाता है, स्पेस, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, टाइम, फिनांस एक्सेट्रा, हर एक चीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इट इंक्लूड्स द स्कूल्स पॉलिसीज ऑन सच की इश्यूज। इसमें स्कूल पॉलिसीज को इंक्लूड किया जाता है इश्यूज पर, जैसे कि पीपल असेसमेंट पर, स्पेशल नीड्स पर, रिकॉर्ड कीपिंग, स्टाफ डेवलपमेंट, टीचर्स प्रिपरेशन, होमवर्क, द कोड ऑफ बिहेवियर, होम स्कूल लिंक्स, equal opportunity in the curriculum for the girls and boys, intercultural education, health and safety standards। तो ये जो है स्कूल प्लान्स के अलग अलग इश्यूज हो जाते हैं जिनके लिए स्कूल प्लान की हमें नीड होती है। इसके लिए जो है हमें हर एक स्टाफ को, हर एक फैकल्टी को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है और ये टोटल करिकुलम को प्रेजेंट करते हैं। देन प्रोसेस ऑफ स्कूल प्लानिंग बताया गया है। इसके प्रोसेस में आ जाता है रिव्यू, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। रिव्यू का मतलब हो जाता है कि करिकुलम इसमें शामिल होता है, ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, पॉलिसीज, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स इसमें इंक्लूड होते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें प्रोसेस में डिज़ाइन। डिज़ाइन में आपको प्लान्स मिलेंगे और स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होंगी। देन इम्प्लीमेंटेशन आता है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि अब हम एक्शन में लाएंगे उस प्लान को। देन एक्शन में हमने जब इम्प्लीमेंट कर दिया अपना प्लान तो उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं, उसका आउटपुट एसेस करते हैं हम। तो ये जो है प्रोसेस हो जाता है स्कूल प्लानिंग का। तो यहाँ पे इन प्रोसेस के स्टेप्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें लास्ट प्रोसेस आ जाता है इवैल्यूएशन का। देन सेकेंड हमारा आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड हमारा जो है फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है? तो ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स पुटिंग इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हम इसमें एक ऑर्डर में, एक हायरार्किकल फॉर्म में प्रायोरिटी के बेसिस पे उनको सेट करते हैं एंड प्रेफरेंस द रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल। तो हम उन्हें उन सारे रिसोर्सेज को प्रेफरेंस करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एन एक्शन प्लान इज नीडेड इन विच एक्शन एंड एक्टिविटीज आर शेड्यूल्ड इन ऑर्डर टू गिवन द प्लान टीथ टारगेट आर सेट। These targets should be quite easily attainable within a short period of the time। तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग के लिए हम पहले से एक्टिविटीज़ और एक्शन प्लान को इंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें टारगेट करते हैं और उन टारगेट प्लान्स को बहुत शॉर्ट पीरियड में अचीव कर लिया जाता है। सब फंक्शंस कुछ बताए गए हैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए। देन नेक्स्ट आ जाता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो जाता है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स लुकिंग आफ्टर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द स्कूल। तो इसमें स्कूल के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही अफेयर्स से डील किया जाता है, उन्हें शॉर्ट आउट किया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शन स्टाफिंग का। स्टाफिंग का मतलब हो जाता है कि स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस, ये एक कंटिन्यूअस और वाइटल फंक्शन हो जाता है मैनेजमेंट के लिए। आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिटरमाइंड, जब हम ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर लेते हैं, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, रूल्स
फॉर्मुलेट कर दिए जाते हैं विद देयर अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द strategies, policies, programs, etc. identified and grouped in the jobs. And the next logical step in the management process is to be procure suitable personnel for the manning the jobs. स्टाफिंग का मतलब हो जाता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम उन्हें जो है प्रॉपर सीक्वेंस में या प्रॉपर जो है उनके रोल के अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगराइज करते हैं और उनका स्टाफिंग किया जाता है इसमें। इट कंप्राइजेज सेवरल फंक्शन सब फंक्शंस, तो इसमें कुछ जो है सब फंक्शंस इन्वॉल्व किए जाते हैं स्टाफिंग में। स्कूल स्टाफिंग का क्या मतलब हो जाता है? तो स्कूल स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ द इंटाइटलमेंट स्टाफिंग एंड सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कुछ जो है स्टाफिंग के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं जो स्टाफिंग में ही इन्वॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन स्टाफिंग या फिर ORS, additional staffing, staffing transfer, teacher specific staffing allowance, and staffing for the attached unit and attached teachers. देन नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग का मतलब हो जाता है द मैनेजर नीड टू डायरेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। तो इसमें जो है मैनेजर को ज़रूरत होती है कि कैसे जो है डायरेक्ट करना है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान को। प्लान कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके लिए क्या क्या डायरेक्शन दी जाएंगी, तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही और शी शुड बी प्रोवाइड लीडरशिप, उसको एक लीडरशिप की क्वालिटी उसमें अच्छी होनी चाहिए। उनको ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने स्टाफ को जो है डेलीगेट कर देनी चाहिए बाय द मोटिवेटिंग देम, और उन्हें टाइम टाइम पे मोटिवेट भी रखना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग दिया गया है। इसके बेनिफिट्स हो जाते हैं इनिशिएट करता है ये एक्शन को, इंग्रेट करता है एफर्ट्स को, मोटिवेट करता है, मीन्स ऑफ मोटिवेट का काम करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है इसमें लीडिंग का। तो लीडिंग का मतलब हो जाता है अ मैनेजर नीड्स टू मोर देन द जस्ट प्लान ऑर्गेनाइज स्टाफ हर टीम टू अचीव अ गोल। तो इसमें जो है लीड किया जाता है, जस्ट प्लान के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टाफ किया जाता है। ही और शी मस्ट ऑल्सो लीड, तो इसमें जो है लीड किया जाता है उनके द्वारा। लीडिंग में इन्वॉल्व हो जाता है मोटिवेट करना, कम्युनिकेशन करना, गाइड करना और इनकरेज करना। इट रिक्वायर्स द मैनेजर टू कोच, इसमें जो है मैनेजर एज अ कोच, असिस्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह काम करता है। स्कूल लीडरशिप का क्या मतलब है ये देख लेते हैं। स्कूल लीडरशिप इज नाउ एन एजुकेशन पॉलिसी प्रायोरिटी अराउंड द वर्ल्ड। तो आज के टाइम पे स्कूल लीडरशिप जो है वो एक तरह से एजुकेशन पॉलिसी प्रायोरिटी बन चुका है इस वर्ल्ड में। एंड इंक्रीज स्कूल ऑटोनॉमी एंड अ ग्रेटर फोकस ऑन द स्कूलिंग। तो इसमें जो है स्कूलिंग पर मेन फोकस रहता है। देन नेक्स्ट आते हैं फंक्शन पर जो मोटिवेटिंग है। मोटिवेटिंग का मतलब होता है कि मैनेजर का ये काम होता है कि वह अपने एम्प्लॉयज़ को या मैनेजरियल फंक्शंस को प्रॉपर कराने के लिए अपने जो है कलीग्स को मोटिवेट रखे, बेस्ट उनको मोटिवेशन प्रोवाइड किए, ताकि वो जो है अपना आउटपुट 100% उस ऑर्गेनाइजेशन को दे सकें। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब हो जाता है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो इन्वॉल्व करता है रिलेशनशिप को विद अमंग अदर मेंबर्स, अदर पीपल्स, अदर एम्प्लॉयज़। तो इसमें जो है डायरेक्शन दिया जाता है कि आप कोऑर्डिनेशन का जो है रिलेशनशिप बना के रखें एक दूसरे के साथ में, और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। देन नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोलिंग। लास्ट ये फंक्शन है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग का मतलब है कंट्रोल इज एनी प्रोसेस दैट गाइड्स एक्टिविटी टुवर्ड वन प्री डिटरमाइंड गोल्स। तो इसमें जो है एक प्री डिटरमाइंड गोल्स के लिए जो है जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है या एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं उसे कंट्रोलिंग कहा जाता है। दस कंट्रोल कैन बी अप्लाइड इन एनी फील्ड सच एज, कंट्रोलिंग को किसी भी प्रोसेस के लिए लगाया जा सकता है, जैसे कि प्राइस कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है मैनेजमेंट फंक्शन को इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, इसको देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूइंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूइंग है और रिलेटेड एक्टिविटीज से डील करता है। ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द फंक्शन इज रिलेटेड टू ईच अदर। इसके सब फंक्शन जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो या कोई भी फंक्शन हो, और वो कम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे फंक्शंस को। देन इसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में इन्वॉल्व हो जाता है। फर्स्ट है इसमें अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मोर एफिशिएंट एंड बेटर डिसीजन। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट है मोर प्रॉफिटेबल। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें
essential for the prosperity of the society. देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्लासरूम मैनेजमेंट इन स्कूल्स। तो क्लासरूम मैनेजमेंट इन स्कूल्स का क्या मतलब हो जाता है, तो इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन को समझ लेते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब होता है द वाइड वैरायटी ऑफ द स्किल्स। इसमें वाइड वैरायटी ऑफ स्किल्स रहती हैं, ह्यूज मात्रा में इसमें स्किल्स रहती हैं, कौशल और टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है दैट टीचर्स यूज टू कीप स्टूडेंट ऑर्गेनाइज, जिसके द्वारा ही स्टूडेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टीचर के द्वारा, उनको ऑर्डर दिए जाते हैं, फोकस कराया जाता है, अटेंटिव बनाया जाता है, ऑन टास्क दिया जाता है और अकेडमिकली प्रोडक्टिव ड्यूरिंग आ क्लास। तो उनमें हर एक क्वालिटी को डेवलप किया जाता है क्लास के दौरान। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू मार्टिन एंड सुगरमैन, क्लासरूम मैनेजमेंट रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज़। क्लासरूम मैनेजमेंट से वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जैसे कि स्कूल टीचर जो करता है एक पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट को क्रिएट करने के लिए विद इन इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग कैन अकर, जिसके द्वारा इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग अकर हो सके। देन एसेंशियल क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल फॉर द टीचर्स। क्या एसेंशियल क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं एक टीचर के लिए? इसमें पहली स्किल आ जाती है अथॉरिटी। तो टीचर को कौन सी अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है मैनेजमेंट के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ। देन नॉलेज ऑफ द टीचर, तो टीचर की क्या नॉलेज है, कितनी कमांड है अपने सब्जेक्ट पे। देन इंडिविजुअलाइजेशन, तो हर एक बच्चे पे इंडिविजुअलाइज होना चाहिए टीचर को, उसे जो है स्पेशल ट्रीट करना चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। तो टीचर का टाइम मैनेजमेंट कैसा है, वो टाइम के लिए कितना पंक्चुअल है। देन पेशेंस, तो टीचर कितना पेशेंस है उसमें, ये जो है डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यूजिंग मैनेजमेंट फंक्शन फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इन स्कूल। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट फंक्शंस को यूज़ किया जाता है। तो इसमें प्लानिंग फॉर द क्लासरूम मैनेजमेंट, प्लानिंग को एज अ क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्री प्लान करके भी क्लासरूम को मैनेज किया जा सकता है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लासरूम, तो क्लासरूम का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है जिससे कि टीचिंग में किसी भी तरह का बैरियर ना आए। देन डायरेक्टिंग आ जाता है, तो डायरेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स को इसमें। देन नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। जब तक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक टीचिंग को जो है इफेक्टिव नहीं बनाया जा सकता है। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें लीडिंग। लीडिंग का मतलब हो जाता है कि इसमें टीचर के द्वारा लीड किया जाता है बच्चों को। देन नेक्स्ट है मोटिवेटिंग, तो स्टूडेंट को लगातार मोटिवेट करते रहना चाहिए, टीचर को इनकरेज करते रहना चाहिए जो है रीडिंग के लिए और लर्निंग के लिए। द नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, तो टीचर का कंप्लीट जो है कंट्रोल होना चाहिए स्टूडेंट्स पर, ताकि वो जो है उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके और ये देख सके कि कंप्लीट चार्ज ऑफ द क्लास होना चाहिए। व्हाट स्टूडेंट डू, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं या क्या वो कह रहे हैं, ये सारी बातों पे टीचर का ध्यान होना चाहिए और उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए इस पे। स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको समझेंगे यहाँ पे। स्कूल मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी। स्कूल मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूअस लगातार चलने वाली प्रक्रिया है इन विच ईच स्कूल, जिसमें हर एक स्कूल सेट करते हैं अपने स्कूल विज़न को, तो वो अपने गोल को सेट करते हैं। स्ट्रैटेजीज, प्रोसीजर, इन्वेस्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेज सच एज पीपल्स, गुड्स, कैपिटल्स, इंफॉर्मेशन, ट्राइज टू रियलाइज देम एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए स्कूल जो है सेट करता है स्कूल विज़न को, अपने विज़न को सेट करता है, उसके बाद उसमें स्ट्रैटेजीज़ को, प्रोसीजर्स को और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करता है, जिसमें जो है पीपल्स आ जाते हैं, गुड्स, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्कूल मैनेजमेंट इज़ द फॉरकास्ट, ये जो है स्कूल मैनेजमेंट एक तरह से फॉरकास्ट होता है, प्लान होता है, टू प्लान एंड टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन करना होता है, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट, टू मोटिवेट एंड कम्प्लीमेंट स्कूल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट आ जाता है एजुकेशनल असेसमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा ही जब एक कॉलेज जो है एफिशिएंटली मैनेज किया जाता है तो उसमें जो है एजुकेशनल का असेसमेंट करना बहुत इजी हो जाता है। देन सेकंड आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक में इसके एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग। तो एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए भी स्कूल मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक की फैक्टर होता है किसी भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक में
एजुकेशनल प्लानिंग, तो एजुकेशनल प्लानिंग के लिए भी ज़रूरी होता है स्कूल मैनेजमेंट, क्योंकि इसके प्लान जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं, इसलिए एजुकेशनल प्लानिंग के लिए स्कूल मैनेजमेंट ज़रूरी है। देन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक में इसके। उसके बाद एजुकेशनल डायरेक्शन एंड मोटिवेशन आ जाता है, तो स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा ही एजुकेशनल डायरेक्शन और मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। एजुकेशनल कंट्रोल आ जाता है नेक्स्ट। इसके बाद लास्ट है एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन बाय द टीचर ट्रेनिंग, तो टीचर ट्रेनिंग के द्वारा इसमें जो है एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन किया जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में या मैनेजमेंट के बीच में। द नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट की क्या नीड है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझ लेते हैं। तो ये जो है मैनेज करता है और शेड्यूल करता है क्लासेस को, तो स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा ही मैनेज और शेड्यूल किया जाता है क्लासेस को एक इंस्टीट्यूशन में। देन स्कूल मैनेजमेंट जो है इन्हांस करता है इनरोलमेंट का स्टूडेंट्स के। देन नेक्स्ट आ जाता है कि स्कूल मैनेजमेंट जो है प्रमोट करता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए, तो हर एक स्टूडेंट का इसमें डेवलपमेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड एबिलिटीज। देन नेक्स्ट है इसमें एम्प्लॉयज थ्योरी ऑफ इक्विफिनलिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। द नेक्स्ट वन इज इनकरेज पार्टिसिपेशन, तो इसमें पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाता है स्टूडेंट्स के। देन ऑटोनॉमी ऑफ प्रोक्योरिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। देन प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट, तो मटेरियल इक्विपमेंट का मैनेजमेंट किया जाता है। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है इसमें मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लांट। देन नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन इक्विपमेंट, तो ह्यूमन इक्विपमेंट का भी मैनेजमेंट करना एक एस्पेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट के लिए। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है इसमें मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स। स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, तो इसमें जो है आपको स्कोप बताया गया है स्कूल मैनेजमेंट का। देन क्वालिटीज़ बताई गई हैं स्कूल मैनेजर की। इसके बाद आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया गया है स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में, ये डिफरेंस को शो करता है। द नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है शॉर्ट एनालिसिस फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट, तो शॉर्ट एनालिसिस से कैसे इम्प्रूव किया जाता है क्वालिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट को, इसको देखेंगे हम। तो शॉर्ट एनालिसिस को सबसे पहले समझेंगे, और शॉर्ट एनालिसिस फॉर स्कूल इज अ टूल दैट कैन प्रोवाइड असिस्टेंस टू द गवर्नर्स, मैनेजमेंट, टीचर्स, स्टाफ इन्वॉल्व इन अ analysis of what is effective and less effective in the school system and procedure। तो short analysis as a tool यूज़ किया जाता है स्कूल के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए, जो प्रोवाइड करता है असिस्टेंस फॉर टू गवर्नेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए और टीचर्स स्टाफ के लिए, जिसमें एक एनालिसिस इन्वॉल्व होती है जो इफेक्टिव और लेस इफेक्टिव जो है स्कूल सिस्टम और प्रोसीजर्स को दिखाती है इसमें। तो इसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कौन से पॉइंट पे लैग कर रहा है स्कूल मैनेजमेंट, तो उससे जो है एनालिसिस किया जा सकता है और वहाँ पे रेमेडी दी जा सकती है उसके लिए। इन फैक्ट अ शॉर्ट एनालिसिस कैन बी यूज फॉर द एनी प्लानिंग, तो शॉर्ट एनालिसिस को किसी भी तरह के प्लानिंग के लिए, एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है, और इम्पैक्ट इसका जो है फ्यूचर फिनांस, प्लानिंग, मैनेजमेंट, डिसीजन ऑफ द स्कूल एंड एस्टैब्लिशमेंट के लिए किया जाता है। इसमें शॉर्ट एनालिसिस स्टैंड फॉर, शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, और W फॉर वीकनेस हो जाता है इसमें। O जो है रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, देन T प्रेजेंट करता है ट्रेड्स को। तो इसमें जो है स्ट्रेंथ का मतलब हो जाता है इट रिफर्स टू फैक्टर्स, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं दैट आर लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द अचीविंग द स्कूल्स ऑब्जेक्टिव, जिनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, सकारात्मक इफेक्ट रहता है स्कूल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। देन वीकनेस का क्या मतलब है, तो वीकनेस का मतलब हो जाता है ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो निगेटिव इम्पैक्ट करते हैं स्कूल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देन अपॉर्चुनिटीज़ आ जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि ये ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, तो ये बाहरी कारक हैं ऐसे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं अचीव करने के लिए या एक्सीड करने के लिए स्कूल ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को। देन ट्रेड्स आ जाते हैं, तो इनका मतलब हो जाता है कि ये ऐसे एक्सटर्नल बाहरी फैक्टर्स हो जाते हैं जो है निगेटिव इफेक्ट डालते हैं स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। देन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द शॉर्ट को हम ब्रीफली कैसे समझ सकते हैं, तो इसको एक चार्ट के थ्रू समझाया गया है कि
इसमें जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, देन डब्ल्यू जो है वो वीकनेस को रिप्रेजेंट करता है, इसके बाद ओ आ जाता है, तो ओ जो है अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, देन टी आ जाता है, तो टी थ्रेट्स को प्रेजेंट करता है। तो ये शॉर्ट एनालिसिस है। तो शॉर्ट एनालिसिस का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, स्ट्रेंथ, देन वीकनेसेस आ जाती हैं, इसके बाद थर्ड है अपॉर्चुनिटीज़, देन नेक्स्ट है थ्रेट्स, इसके बाद वेज टू कैरी आउट शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस को कौन कौन से तरीके से किया जा सकता है, कैरी आउट किया जा सकता है, वो यहाँ पे बताई गई हैं। देन स्किल्स ऑफ द टीचर फॉर कंडक्टिंग शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं, वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो मैककिन्से एंड कंपनी के द्वारा बताया गया है, द क्वालिटी ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम कैन नॉट एक्सीड। तो एक क्वालिटी जो होती है एजुकेशन सिस्टम की, वो एक्सीड नहीं करती है क्वालिटी ऑफ इट्स टीचर्स से। एसेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स फॉर अ टीचर। तो कौन कौन सी एसेंशियल मैनेजमेंट स्किल होती हैं एक टीचर के लिए, तो इसमें प्लानिंग आ जाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टीचर के लिए सबसे पहली स्किल जो होती है वो प्लानिंग की होती है, उसे एज अ प्लानर काम करना चाहिए। देन सेकंड आ जाती है इसमें ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइज कर सके, डिमॉन्स्ट्रेट कर सके मैनेजमेंट को। देन कम्युनिकेशन इसमें आ जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, 4 एलिमेंट्स इसमें होंगे कम्युनिकेशन में, क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट और टीचर के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके 4 एलिमेंट हैं, प्रिसाइज लैंग्वेज, कंडक्टेड डिस्करेज एंड ट्रांजिशन सिग्नल्स एंड एम्फेसाइजेज। देन है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग का मतलब है द यूज ऑफ द क्वेश्चनिंग इज एन एप्लीकेबल टूल फॉर द इनिशिएटिंग क्लास डिस्कशन। तो ये एक एप्लीकेबल टूल होता है इनिशिएटिंग क्लास डिस्कशन के लिए। फीडबैक का क्या मतलब है, तो टीचर जो भी स्टूडेंट को नॉलेज देता है उसके लिए टीचर को फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो फीडबैक स्टूडेंट्स देते हैं इसका ये मतलब है कि टीचर कैसे जो है पढ़ा रहा है, टीचर के पास क्या नॉलेज है, तो होल सोल उससे जो है फीडबैक जो है ज़रूरी हो जाता है इसमें। देन पैशन आ जाता है, इसके बाद डिफ्रेंशिएशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग आ जाता है। देन स्किल्स फॉर कंडक्टिंग शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए स्किल्स बताई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एसेंशियल मैनेजमेंट स्किल फॉर स्कूल प्रिंसिपल। स्कूल प्रिंसिपल के लिए क्या एसेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। तो नेक्स्ट है इसमें स्किल फॉर कंडक्टिंग शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए स्किल्स चाहिए होती हैं, जिसमें फर्स्ट स्किल आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पेडागोजिकल टास्क। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल और पेडागोजिकल टास्क इन्वॉल्व होते हैं। देन सेकेंड है इसमें फिनेंसिंग एंड पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एंड पब्लिक स्कूल एक्टिविटीज़। तो फिनेंसिंग और पार्टिसिपेशन होना चाहिए कल्चरल और पब्लिक स्कूल एक्टिविटीज़ में। देन नेक्स्ट है इसमें कोऑपरेशन विद लोकल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट बॉडीज़। तो इसमें कोऑपरेशन होना चाहिए लोकल कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट बॉडीज़ के बीच में। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट हमारी एंड होती है, आते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट हमारी स्टार्ट होती है एलिमेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट से। तो यहाँ पे द स्कूल हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, इसके बारे में जानेंगे। द स्कूल हमारा टॉपिक है। इसमें इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन को समझेंगे तो स्कूल का मतलब हो जाता है कि एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल को सेव किया जाता है। तो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को सेव किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है उन्हें इफेक्टिव एंड फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी के लिए। द फैमिली अलोन कैन नॉट प्रोवाइड ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड। तो एक फैमिली जो है इंडिविजुअली ये नहीं प्रोवाइड कर सकती है बच्चे को कि जो भी उससे रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन के लिए। It is the school that can regarded as a factory where the child is processed into a refined personality। तो एक स्कूल ही ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ पे चाइल्ड को प्रोसेस किया जाता है, बच्चों को प्रोसेस किया जाता है इनटू अ रिफाइंड पर्सनालिटी, उनको एक रिफाइंड पर्सनालिटी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, जॉन डेवी ने बताया है कि स्कूल इज़ अ स्पेशल इन्वायरमेंट। स्कूल एक ऐसा स्पेशल इन्वायरमेंट होता है वेयर आर सर्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहाँ पे सर्टेन क्वालिटी एक जीवन की जो है अहम गुण जो होते हैं एंड सर्टेन टाइप्स कुछ जो है निश्चित प्रकार की गतिविधियाँ, ऑक्यूपेशन, व्यापार आर प्रोवाइडेड विद द ऑब्जेक्ट of securing the
चाइल्ड्स डेवलपमेंट अलोंग डिज़ायरेबल लिव्स। तो उनको शेप किया जाता है, चाइल्ड का डेवलपमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर ऑब्जेक्ट्स। देन फंक्शंस ऑफ स्कूल की बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ स्कूल में फर्स्ट फंक्शन आ जाता है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फंक्शन। तो इट रिफर्स टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कूल टू द टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फंक्शंस जो होते हैं वो रिफर करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल का टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल होते हैं ये। एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल इसको देखा जाता है, देन एट द कम्युनिटी एंड सोसाइटी लेवल देखा जाता है, देन एट द इंटरनेशनल लेवल इसको देखा जाता है। ह्यूमन सोशल एंड सोशल फंक्शंस। तो ह्यूमन एंड सोशल फंक्शंस इसके बाद आते हैं स्कूल के। दीज फंक्शंस रिफर्स टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कूल्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्कूल का ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एंड सोशल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है डिफरेंट लेवल ऑफ सोसाइटी में। इसमें इसके फंक्शंस इंडिविजुअल लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड कम्युनिटी एंड सोसाइटी लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे बताए गए हैं। इसके बाद पब्लिक फंक्शन आ जाता है। तो पब्लिक फंक्शन के भी फंक्शन होते हैं। पॉलिटिकल फंक्शन इनको कहते हैं। पॉलिटिकल फंक्शन जो हैं वो डेवलप करते हैं एट द डिफरेंट लेवल ऑफ सोसाइटी पे। तो इसमें इंडिविजुअल लेवल आ जाता है, देन इंटरनेशनल लेवल आ जाता है, इसके बाद कम्युनिटी लेवल और इंटरनेशनल लेवल आ जाएगा। देन कल्चरल फंक्शन आ जाते हैं। तो कल्चरल फंक्शन भी कंट्रीब्यूट करते हैं स्कूल्स के कल्चरल ट्रांसमिशन में और डेवलपमेंट के लिए। तो इनका भी डिफरेंट लेवल ऑफ सोसाइटी में फंक्शन होता है, जैसे कि एट द इंडिविजुअल लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल, कम्युनिटी एंड सोसाइटी लेवल, इसके बाद इंटरनेशनल लेवल। देन नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशनल फंक्शंस। एजुकेशनल फंक्शंस का मतलब हो जाता है इट रिफर्स टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ schools to the development and maintenance of the education at the different level of society. देन नेक्स्ट हम आ जाता है रिलेशनशिप ऑफ स्कूल विद द सोसाइटी। तो क्या रिलेशनशिप होता है स्कूल का सोसाइटी के साथ में, इसके बारे में जानेंगे। तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, स्टेट करते हैं एजुकेशन डज नॉट अराइज इन द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडिविजुअल नीड ऑफ द इंडिविजुअल बट इट अराइज आउट ऑफ द नीड ऑफ द सोसाइटी विच द इंडिविजुअल इज अ मेंबर। तो जो एजुकेशन की नीड है वो अराइज होती है इस सोसाइटी की नीड से, जिसमें इंडिविजुअल जो है सोसाइटी का मेंबर होता है उसी से। द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ एनी सोसाइटी इज रिलेटेड टू इट्स टोटल सोशल सिस्टम। तो एजुकेशनल सिस्टम किसी भी सोसाइटी का रिलेट करता है टोटल सोशल सिस्टम से। इट इज़ अ सब सिस्टम परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस। तो ये एक सब सिस्टम होता है जो परफॉर्म करता है सर्टेन फंक्शंस को फॉर द ऑनगोइंग सोशल सिस्टम, ऑनगोइंग सोशल सिस्टम के लिए। A school is not merely a place of formal learning। तो स्कूल जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि नॉट मेयरली कंसीडर किया जाए एज अ फॉर्मल लर्निंग बट ऑल्सो एज अ सोशल लर्निंग। तो इसको सोशल लर्निंग का भी प्लेस बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे आपस में मिलजुल के रहते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन आता है और एक दूसरे से वो जो है अपना बिहेवियर बना के चलते हैं। इट इज़ अ सोशल यूनिट। स्कूल एक सोशल यूनिट होता है और इंटीग्रल पार्ट होता है टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी का। तो रिलेशनशिप दिखाने के लिए सोसाइटी और स्कूल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन्हें इन पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है स्कूल एंड सोशल प्रोग्रेस। तो स्कूल एंड सोशल प्रोग्रेस के थ्रू हम सोसाइटी और स्कूल के बीच में संबंध देख सकते हैं। तो डीवी इसमें आर्ग्यू करते हैं दैट विद कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज मैनी नेचुरल एजुकेटिव प्रोसेसेस हैव बीन लॉस्ट इन एन agrarian society. Children learned beside their parents, pairing learning and application industry. DV explains such work built character, fostering independence initiatives। तो इस तरह से बताया गया कि जो भी काम स्कूल में कराए जाते हैं उससे चाइल्ड का कैरेक्टर बिल्डअप होता है, उनसे उनकी जो है न्यू बनती है, उनका जो है पेयरिंग लर्निंग उनकी मजबूत होती है, पेरेंट्स के साथ में रिलेशन मजबूत होते हैं उनके। इस तरह से सोशल प्रोग्रेस भी स्कूल के द्वारा किया जाता है। एजुकेशन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो एजुकेशन जो है वो रिफ्लेक्शन करता है सोसाइटी का। एजुकेशन इज सोशल प्रोसेस। एक सोशल प्रोसेस होती है शिक्षा विच स्ट्राइव फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द डिज़ायर ऑफ द सोसाइटी, जो स्ट्राइव करती है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स ऑफ सोसाइटी को। तो ये सोसाइटी की इच्छाओं की पूर्ति करती है। एजुकेशन डिटरमाइंस द डेस्टिनेशन इन द लाइट ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स।
देन नेक्स्ट रिलेशनशिप बताता है सोसाइटी प्रोवाइड्स अ लाइन ऑफ एक्शन टू एजुकेशन। तो सोसाइटी प्रोवाइड करता है एक लाइन ऑफ एक्शन एजुकेशन को। एजुकेशन कैन नॉट डिसाइड इटसेल्फ और इट्स ऑब्जेक्टिव बाय इटसेल्फ। तो एजुकेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अपने द्वारा नहीं डिसाइड कर सकता है। दिस इज द competency of the society to determine the objectives of education। तो ये competency सोसाइटी की होती है कि वह शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करे। द नेक्स्ट रिलेशनशिप बताता है एजुकेशन टीचर्स सोशल रोल। तो एवरी सोसाइटी इंटेंड्स टू टीच द वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी सो दैट द इंडिविजुअल में टर्न इनटू यूजफुल सिटीजन्स। तो इसमें जो है सोसाइटी के द्वारा ही टीच किया जाता है वैल्यूज़ को, ट्रेडिशंस को सोसाइटी के। तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास की जाती हैं और एक जो है अच्छे सिटीजन बनाने के लिए ये जो है वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस एसेंशियल होते हैं। द नेक्स्ट रिलेशनशिप बताता है एजुकेशन मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी। तो एजुकेशन के द्वारा ही सोशल स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश किया जाता है और मेंटेन किया जाता है। द नेक्स्ट है सोशल एजुकेशन ट्रांसमिट्स वैल्यूज़। तो एजुकेशन जो है ट्रांसमिट करता है वैल्यूज़ को। द नेक्स्ट है सोसाइटी सर्व्स एज अ गाइड ऑफ एजुकेशन। सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी रेस्ट ऑन एजुकेशन। ये जो है नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। स्कूल बिल्डिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मीनिंग एंड डेफिनेशंस का देखेंगे। द स्कूल बिल्डिंग इज द प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स गो फॉर द स्टडी। तो स्कूल बिल्डिंग एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स जाते हैं स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए, और उन्हें ट्रेन किया जाता है एक ही छत के नीचे। तो एक ही क्लास में रहकर वेरियस टाइप के, वेरियस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के स्टूडेंट को जो है प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। द स्कूल बिल्डिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग अ हेल्थफुल इन्वायरमेंट इन अ स्कूल। तो स्कूल बिल्डिंग जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए स्कूल में। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, स्कूल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन आ वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग। तो इंडिया जैसी कंट्रीज में स्कूल फंक्शंस जो हैं वो वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि पुक्का, काचा और टेंट्स, टेम्परेरी शेड्स। तो ऐसे जो है यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग बनाई जाती हैं इंडिया में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्कूल बिल्डिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक अच्छी स्कूल बिल्डिंग की, उनको जान लेते हैं। तो वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, स्कूल बिल्डिंग जो है वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। द स्कूल इन्वायरमेंट अफेक्ट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हेल्थ, वर्क, लेजर, इमोशंस एंड आ सेंस ऑफ द प्लेस बिलोंगनेस। तो ये सारे जो है फैक्टर स्कूल बिल्डिंग के थ्रू इफ़ेक्ट किए जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स के हों या टीचर्स के हों। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एक स्कूल बिल्डिंग जो है वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, तो उससे किसी भी प्रकार का हार्म ना हो, ना टीचर्स को, ना स्टूडेंट्स को, ना एनवायरनमेंट को। देन सेकंड है हाई क्वालिटी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए स्कूल्स में। तो हाई क्वालिटी फैसिलिटीज़ स्कूल्स में प्रोवाइड कराई जानी चाहिए स्कूल बिल्डिंग में। देन थर्ड आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। द यूज़ ऑफ कलर एंड टेक्सचर डिस्प्ले क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स सो दैट हैव अ सेंस ऑफ कनेक्शन एंड ओनरशिप विद द प्रोडक्ट। तो उसमें सेंस ऑफ कनेक्शन और ओनरशिप होना चाहिए प्रोडक्ट के साथ में। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है प्लेसेस फॉर ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग के लिए इसमें प्लेसेस होने चाहिए। देन फिफ्थ आ जाता है लिंकिंग इंडोर एंड आउटडोर प्लेसेस। तो स्कूल बिल्डिंग में इंडोर और आउटडोर प्लेसेस को लिंक होना चाहिए, उनका एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, वहाँ पे पास ऑन होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए स्कूल बिल्डिंग में। देन सेवन्थ आ जाता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए बिल्डिंग में। तो इसमें एजुकेशनल, फिजिकल और वैरायटी ऑफ सेटिंग से प्रॉक्सिमिटी टू इनकरेज द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज जनरेटेड इन द लर्निंग एपिसोड्स। तो इस तरह से इसमें रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्टिव पैसिव प्लेसेस होने चाहिए, पर्सनलाइज स्पेस होना चाहिए स्कूल बिल्डिंग में। देन नेक्स्ट बताया गया है डिज़ाइन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। तो टाइप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग में वेरियस टाइप्स आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है इसमें यू टाइप। यू टाइप ऐसा होता है टू फर्स्ट टाइप जॉइंट ऑन द वन साइड। तो इसमें सेकंड आ जाता है ई टाइप। ई टाइप के बाद आता है एस टाइप। एस टाइप के बाद आता है आई टाइप। इसमें कंसिस्टिंग ऑफ अ रो ऑफ क्लासेस रहता है। देन नेक्स्ट है एल टाइप। एल टाइप में एल टाइप विद एन एक्सटेंशन ऑन वन साइड एंड टी टाइप इज लास्ट टाइप ऑफ स्कूल बिल्डिंग। टी टाइप विद एन एक्सटेंशन ऑन द वन साइड बोथ वेज। तो इसमें यू साइड को पहले समझेंगे। यू साइड का शेप इस तरह रहता है, इसमें मिड में हॉल रहेगा, देन क्लासेस होंगी जो है लास्ट में,
और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस और प्रिंसिपल रूम, ऑफिस इस तरह से अलग-अलग होगा और चारों तरफ से इसमें वरांडा होगा। तो ये यू शेप्ड बिल्डिंग हो जाती है। इसके बाद ई शेप्ड बिल्डिंग आती हैं। ई शेप्ड बिल्डिंग इस तरह के से होती हैं जिसमें दोनों साइड से क्लासेस रहेंगी और ऊपर की साइड में जो है टीचर रूम या ऑफिसेज़ बनाते जाएँगे, फिर इधर हॉल हो जाएगा और चारों तरफ से वरांडा हो जाएगा। देन एच टाइप बिल्डिंग आती हैं। एच टाइप बिल्डिंग इस तरह से होंगी। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक स्कूल बिल्डिंग के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इसमें सबसे नेसेसरी हो जाता है प्लेस। तो एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए स्कूल बिल्डिंग के लिए। देन नेक्स्ट हो गया एरिया। तो 5 एकड़ का लैंड होना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल्स के लिए। देन सेकेंडरी स्कूल्स के लिए बताया गया है 7 एकड़ या 10 एकड़ हो सकता है वो। उसके बाद स्कूल प्रीमाइसेस के बारे में बताया गया है। देन नंबर ऑफ क्लासेस इसमें डिफाइन की गई हैं, जिसमें 6 रूम्स होने चाहिए मिनिमम, और साइंस लैब होनी चाहिए, आर्ट रूम और प्रेइंग रूम, नर्स, फर्स्ट एड स्टेशन, प्रिंसिपल रूम, स्टाफ रूम, स्टोरेज रूम, रिसेप्शन एरिया और गार्ड रूम, टॉयलेट, ये सारे होने चाहिए। द नंबर ऑफ लैब्स की बात करें तो इसमें 3 लैब्स होनी चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। इसके बाद हॉल्स होने चाहिए। हॉल्स जो है क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं या 4 पैरेलल भी हो सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर आ जाता है। देन एक्टिविटी रूम आएगा। तो एक एक्टिविटी रूम होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होना चाहिए। फिजिकल फैसिलिटीज़ उसमें होनी चाहिए, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हीट इंस्टॉलेशन होना चाहिए, साउंड इंस्टॉलेशन होना चाहिए और प्रोटेक्शन फ्रॉम द टर्मिन लाइटिंग एंड वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए स्कूल बिल्डिंग में। एंड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस होनी चाहिए स्कूल बिल्डिंग में। स्कूल बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स जो है कंफर्टेबली लर्निंग कर सकें। देन इकोनॉमी लास्ट आ जाता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग। तो क्या एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होती हैं एक स्कूल बिल्डिंग के लिए? तो इसमें फर्स्ट आ जाता है स्कूल बिल्डिंग विद बाउंड्री वॉल एंड रेलिंग। स्कूल बिल्डिंग जो है वो बाउंड्री वॉल के साथ में होनी चाहिए और उसमें रेलिंग होनी चाहिए। फर्नीचर होने चाहिए अच्छे और कंफर्टेबल फर्नीचर होने चाहिए और ड्यूरेबल होने चाहिए। देन नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो स्कूल बिल्डिंग में फैसिलिटी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए और हाइजीन जो है, हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए वहाँ पे। देन नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर सेपरेशन टॉयलेट फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो सेपरेशन होना चाहिए बॉयज़ के टॉयलेट में और गर्ल्स के टॉयलेट रूम में। देन नेक्स्ट आ जाता है प्ले ग्राउंड विद प्ले मटेरियल एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट। तो प्ले ग्राउंड होना चाहिए और उसमें प्ले मटेरियल्स होने चाहिए, स्पोर्ट इक्विपमेंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाता है ट्रेन टीचर्स, सेपरेट रूम फॉर द ईच टीचर। हेड हेड टीचर्स ऑफिस। तो ट्रेन टीचर्स का सेपरेशन होना चाहिए वहाँ पे और हेड टीचर्स ऑफिस अलग होने चाहिए। वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी होनी चाहिए, लैबोरेटरी होनी चाहिए, कंप्यूटर लैब्स अलग होनी चाहिए, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फैसिलिटी ऑफ रैम्प्स एंड लिफ्ट्स। तो लिफ्ट्स और रैम्प की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। फैसिलिटी ऑफ डॉक्टर, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होती है बच्चों को, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए और टेक्स्ट बुक की फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट ऑफ स्कूल बिल्डिंग। अब हम स्कूल बिल्डिंग के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसमें क्लासरूम की बात करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इसमें आ जाता है क्लासरूम्स का। इसमें क्लासरूम्स में आता है प्रॉपर एंड एडिक्वेट इक्विपमेंट, एडिक्वेट लाइटिंग एंड अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए क्लासरूम में। देन सेकंड आ जाता है सब्जेक्ट रूम्स। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग रूम होने चाहिए, जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, ड्राइंग, क्राफ्ट, म्यूजिक एंड होम साइंस। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट में लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी अलग सेपरेट होनी चाहिए स्कूल में। हेडमास्टर्स रूम सेपरेट होने चाहिए, ऑफिस, स्कूल ऑफिस अलग होना चाहिए, स्टाफ रूम अलग होना चाहिए, स्कूल लेबोरेटरी अलग होनी चाहिए, स्कूल हॉल अलग होना चाहिए और स्कूल प्लेग्राउंड अलग सेपरेट होना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है स्कूल क्लाइमेट। स्कूल क्लाइमेट के बारे में जान लेते हैं। तो स्कूल क्लाइमेट कॉन्सेप्ट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द लेट 1950s। 1950s में इसका जो है ओरिजिन हुआ था और इसके बारे में बात करते हैं। एंड्रयू हाल्फिन एंड डॉन क्रॉफ्ट, पब्लिश किया था इन्होंने 1963 में। द रिजल्ट ऑफ देयर रिसर्च ऑन द स्कूल क्लाइमेट। तो इन्होंने अपने रिजल्ट को 1963 में पब्लिश किया था, जो इन्होंने स्कूल क्लाइमेट के बारे में रिसर्च किया था।
स्कूल क्लाइमेट इज अ ब्रॉड एंड मल्टी फैक्टेड कॉन्सेप्ट। ये ब्रॉड होता है और मल्टी फैक्टेड कॉन्सेप्ट है, इन्वॉल्व करता है मैनी एस्पेक्ट्स को स्टूडेंट्स एजुकेशनल एक्सपीरियंस में। और स्कूल क्लाइमेट इज बेस्ड ऑन द पैटर्न्स ऑफ द स्कूल्स एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्कूल लाइफ। स्कूल क्लाइमेट जो है वो बेस्ड होता है पैटर्न पर, जिसमें स्कूल पीपल्स के एक्सपीरियंसेस बेस्ड होते हैं स्कूल लाइफ से रिलेटेड, और रिफ्लेक्ट करता है नॉर्म्स को, गोल्स को, वैल्यूज को, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस को, एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। देन कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं स्कूल क्लाइमेट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है स्कूल क्लाइमेट के लिए, कंड्यूसिव लर्नर फ्रेंडली होना चाहिए स्कूल क्लाइमेट, ताकि जो है स्टूडेंट्स अच्छे से अपनी लर्निंग कर सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इंक्लूसिव होना चाहिए, तो हर एक बच्चे को इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और हर एक बच्चे का इसमें वेलकम होना चाहिए। वाइब्रेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट टर्म आ जाता है डायमेंशंस ऑफ स्कूल क्लाइमेट। स्कूल क्लाइमेट के क्या डायमेंशंस होते हैं? तो फर्स्ट हो जाता है सेफ्टी। सेफ्टी पर्पस ज़रूरी है, तो चाहे वो स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्ट से हो या लर्नर्स के प्रोस्पेक्ट से हो या फिर टीचर्स के प्रोस्पेक्ट से हो, हर किसी के लिए सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है। तो सेफ्टी में आ जाता है फिजिकल, सोशो इमोशनल एंड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। द नेक्स्ट है डायमेंशन एकेडमिक क्लाइमेट। एकेडमिक क्लाइमेट में टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में बताया गया है, तो इसमें फर्स्ट आ जाता है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, सोशल इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग। द नेक्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लीडरशिप। द नेक्स्ट डायमेंशन है कम्युनिटी रिलेशनशिप। तो कम्युनिटी रिलेशनशिप में रिलेशनशिप देखा जाता है बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एंड देन नेक्स्ट देखा जाता है रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट क्या है? पॉजिटिव अडल्ट बिहेवियर होना चाहिए टीचर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के लिए। तो अलग अलग तरीके से डाइवर्सिटी होनी चाहिए, लेकिन वो बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। स्कूल कम्युनिटी एंड कोलाबोरेशन। द नेक्स्ट है मोरल एंड कंडक्टनेस। द नेक्स्ट डायमेंशन आ जाता है इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है कि इसमें इन्वॉल्व होगा इन्वायरमेंटल एडुकेसी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद स्कूल क्लाइमेट के टाइप्स आ जाते हैं। तो स्कूल क्लाइमेट के टाइप्स में फर्स्ट टाइप आ जाता है ओपन क्लाइमेट का। तो ओपन क्लाइमेट वो क्लाइमेट होते हैं जो ओपनली सपोर्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, पॉजिटिव रोल होता है इनमें। प्रिंसिपल टूवर्ड द मैनेजर आइडियाज़। इसमें टीचर्स के आइडियाज़ को पॉजिटिव लिया जाता है एज वेल एज हिज अटैच्ड एंड डिवोशन टू द वर्क। द प्रिंसिपल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, एंड यहाँ पे प्रिंसिपल जो है एज अ फैसिलिटेटर वर्क करता है। और देयर इज़ अ प्लेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल, टीचर्स, लर्नर्स एंड पेरेंट्स कम्युनिटी। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है, प्लेजेंट, सुखी जो है एक दूसरे से रिलेशन में रहते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो या फिर पेरेंट्स हो। क्लोज क्लाइमेट वो होता है, क्लोज क्लाइमेट रिप्रेजेंट करता है अपोजिट जस्ट एज अ ओपन क्लाइमेट। तो ओपन क्लाइमेट में हर एक के बीच में जो है प्लेजेंट रिलेशनशिप रहता है, जबकि क्लोज क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता है। इसमें हार्डली ही एक दूसरे से इंट्रैक्शन होता है। कंट्रोल्ड क्लाइमेट वो होगा जिसमें कंट्रोल किया जाता है, प्रॉपर इसमें कंट्रोल रहेगा वर्क पे। देन नेक्स्ट आ जाता है पेरेंटलिस्टिक क्लाइमेट। पेरेंटलिस्टिक क्लाइमेट वो होता है जो डिस्क्राइब करता है टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर को इन स्कूल प्रिंसिपल इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। इसमें जो है स्कूल प्रिंसिपल का ही मेन रोल होता है। देन नेक्स्ट आ जाता है फैमिलियर स्कूल क्लाइमेट और क्लब क्लाइमेट। फैमिलियर स्कूल क्लाइमेट जो होगा उसमें जो है पूरी तरह से फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है और फैमिलियर स्कूल क्लाइमेट रहेगा इसमें। ऑटोनॉमस क्लाइमेट नेक्स्ट आ जाता है जिसमें टीचर जो है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखते हैं टीचिंग के लिए और स्टूडेंट को मोटिवेट रखते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ स्कूल क्लाइमेट ऑन स्कूल परफॉर्मेंस। तो स्कूल क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है स्कूल परफॉर्मेंस पे? तो ये अकेडमिक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। देन नेक्स्ट होता है इसमें कि रिस्क प्रिवेंशन होता है, ये मतलब रिस्क को कम करता है और हेल्थ प्रमोशन करता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि रिजल्ट इन पॉजिटिव आउटकम फॉर द स्कूल पर्सनल। स्कूल पर्सनल के लिए इसमें पॉजिटिव आउटकम होता है रिजल्ट का। देन इनेबल ऑल मेंबर्स ऑफ द स्कूल। तो हर एक मेंबर्स को इसमें इन्वॉल्वमेंट दी जाती है, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होता है, प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है, ट्रस्ट दिया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है सोशल एंड
इमोशनल डेवलपमेंट। तो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट अचीवमेंट को इंक्रीज किया जाता है, स्टूडेंट्स की एबिलिटी को हाई किया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट इंगेजमेंट। तो स्टूडेंट का इंगेजमेंट रहता है हर एक लेवल में और स्टूडेंट्स को हर एक एक्टिविटी में इंगेज रखा जाता है। देन इसके बाद रोल ऑफ प्रिंसिपल इन स्कूल क्लाइमेट दिया गया है। देन नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ टीचर इन स्कूल क्लाइमेट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्कूल टाइम टेबल। स्कूल टाइम टेबल को देख लेते हैं। स्कूल टाइम टेबल इज फ्रेमवर्क टू रन द स्कूल प्रॉपरली। टाइम टेबल एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो स्कूल के वर्क को प्रॉपरली रन करता है। तो किस टाइम पे क्या करना है इसका पूरा शेड्यूल दिया जाता है। टाइम टेबल एज अ मिरर वर्क करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है इंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम को जो फॉलो किया जाता है एक स्कूल में। अ टाइम टेबल कैन लिस्ट होमवर्क, इसमें होमवर्क लिस्ट होता है, टाइम शेड्यूल होता है स्टडी के लिए, वर्क शेड्यूल रहता है, अपॉइंटमेंट्स रहती हैं और अदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं स्कूल की। स्कूल टाइम टेबल इज़ द कंप्लीट गाइडलाइन फॉर द टीचर्स। ये एक तरह से कंप्लीट गाइडलाइन रहता है टीचर्स के लिए। देन इसकी डेफिनेशन दी गई है टाइम टेबल की। अकॉर्डिंग टू जसवंत सिंह, डॉक्टर जसवंत सिंह ने बताया है, इट इज़ अ स्पार्क प्लग, एक स्पार्क प्लग की तरह काम करता है टाइम टेबल स्कूल में, विच सेट इनटू द मोशन इट्स वेरियस एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम, जो मोशन में सेट करता है इसके वेरियस एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स को। देन प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल प्रिपरेशन आ जाता है। तो टाइप ऑफ स्कूल कौन सा है इसके बेसिस पे टाइम टेबल प्रिपेयर किया जाता है। हायर है या मिडिल क्लास है या प्राइमरी स्कूल है या फिर रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में है। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्कूल जो है टाइम टेबल को प्रिपेयर किया जाता है। डिपार्टमेंट रेगुलेशन कैसा है उसके टाइम बेसिस पे भी करते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है इसमें अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल। तो कितना टाइम अवेलेबल है उसके बेसिस पे भी टाइम टेबल को प्रिपेयर किया जाता है। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के बेसिस पे। देन रिलेटिव इंपॉर्टेंस एंड डिफिकल्टी इन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट। इसके बाद इंसिडेंस ऑफ फटीग। तो किसी भी तरह का फटीग ना लगे टीचर्स को, ऐसा टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, प्रॉपर उन्हें रेस्ट का टाइम मिलता रहे बीच बीच में। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी आ जाता है, फ्री पीरियड फॉर द टीचर। तो इक्विवेलेंट फ्री पीरियड्स होने चाहिए हर एक टीचर के। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्ले एंड रिक्रिएशन। नेक्स्ट है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और हर एक चीज़ को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके और इलास्टिसिटी होनी चाहिए टाइम टेबल में, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टाइप्स ऑफ टाइम टेबल की बात करते हैं तो टीचर्स टाइम टेबल हो जाता है। टीचर्स टाइम टेबल में एवरी टीचर शुड हैव अ कॉपी ऑफ हिज टाइम टेबल ऑफ हिज वर्क। तो इसमें हर एक टाइम टेबल, इसमें हर एक टीचर के पास में अपने टाइम टेबल की कॉपी रहती है। दिस टाइम टेबल शो दैट क्लास इन विच ही और शी इज गोइंग टू टीच इन अ पर्टिकुलर पीरियड, जिसमें बताया जाता है कि कौन से पीरियड में किस टीचर को जाना है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं मास्टर टाइम टेबल। मास्टर टाइम टेबल जो है कंसोलिडेटेड टाइम टेबल कहे जाते हैं। दिस टाइम टेबल इज मेंट टू बी यूज्ड बाय द प्रिंसिपल। इसको जो है प्रिंसिपल के द्वारा यूज किया जाता है, ये सुपरवाइज करता है टीचर के वर्क को। देन क्लास टाइम टेबल आ जाते हैं। क्लास टाइम टेबल वो टाइम टेबल हो जाते हैं जो डेली प्रोग्राम को शो करते हैं क्लास के। देन वैकेंट पीरियड पीरियड टाइम टेबल आते हैं। वैकेंट पीरियड टाइम टेबल ऐसे होते हैं जो वैकेंट पीरियड ऑफ ऑल टीचर्स को शो करते हैं, उनको प्रिपेयर किया जाता है। देन गेम टाइम टेबल आ जाते हैं जो गेम से रिलेटेड होते हैं और इसमें पर्टिकुलर टाइम को दिया जाता है। इसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ टाइम टेबल आते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ को कराया जाता है और इसमें एक इंचार्ज टीचर होती हैं। तो इस तरह से होमवर्क टाइम टेबल आ जाते हैं इसके बाद, जिसमें होमवर्क को डिवाइड करके जो है टाइम टेबल प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद टेक्निक्स ऑफ टाइम टेबल प्रिपरेशन। तो क्या क्या टेक्निक्स होती हैं टाइम टेबल प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें रिदम, रूटीन, नेचुरल जो है डिस्कस किया जाता है। कंफर्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट को डिस्कस किया जाता है। कंटेंट ऑफ टाइम टेबल, तो कौन कौन से कंटेंट होते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग टाइम टेबल। तो क्या प्रोसीजर होता है टाइम टेबल प्रिपेयर करने के लिए वो यहाँ पे बताया गया है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ टाइम टेबल को प्रिपेयर किया जाता है। एक फर्स्ट हो जाता है इसमें क्लास वाइज टाइम टेबल एंड सेकेंड है टीचर वाइज स्कूल टाइम टेबल। फर्स्ट स्टेप इसमें बताया गया है। देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप तक टाइम टेबल प्रिपरेशन के स्टेप बताए गए हैं। इसके बाद नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टेबल आ जाता है, जिसमें नीड और इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया गया है, टाइम टेबल क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो ये प्रिवेंट करता है हमें वेस्टेज ऑफ टाइम से और एनर्जी से, कि हमारा टाइम और एनर्जी जो है वेस्ट ना जाए, टीचर्स का टाइम और एनर्जी वेस्ट ना जाए। देन इंश्योर करता है अटेंशन को एवरी सब्जेक्ट और एक्टिविटी के लिए।
हर एक सब्जेक्ट और एक्टिविटी के लिए इंश्योर करता है अटेंशन को स्टूडेंट्स के, देन इंश्योर करता है रेगुलर और यूनिफॉर्म प्रोग्रेस को। तो इसके टाइम टेबल के द्वारा ही हर एक एक्टिविटी जो है स्कूल की वो इन यूनिफॉर्म तरीके से चलती रहती है और रेगुलर बेसिस पे इसमें प्रोग्रेस देखने को मिलता है। देन डेवलप गुड हैबिट्स, तो गुड हैबिट्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो है डेवलप करता है गुड हैबिट्स को। देन टाइम टेबल प्रमोट करता है डिसिप्लिन को, इंश्योर करता है एफिशिएंसी को और इंश्योर करता है ऑर्डरली वर्क को। तो एक ऑर्डर में वर्क किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। देन इंश्योर करता है इक्विटेबल और जुडिशियस अलॉटमेंट ऑफ वर्क को। और इसी तरह से कुछ टाइम टेबल के और भी नीड्स और इम्पोर्टेंस दी गई हैं। इसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ स्कूल कमीशन कमीशन आ जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब हो जाता है ये ऐसे मटेरियल्स या एसेट्स होते हैं जो स्कूल खुद ओन करता है, इंक्लूड करता है इसमें बिल्डिंग्स को, मटेरियल्स को और ऑफिस फर्नीचर्स को। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस अगर हम देखना चाहें तो इसकी इम्पोर्टेंट होती है, ये इनेबल करता है लर्नर्स को डेवलप करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप किया जाता है। देन इम्प्रूव करता है एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स को, तो एकेडमिक अचीवमेंट्स को इंक्रीज किया जाता है स्टूडेंट्स के। देन नेक्स्ट आ जाता है हेल्पफुल इन बेटर टीचिंग एंड लर्निंग। तो हेल्प हेल्प देता है ये बेटर टीचिंग और लर्निंग के लिए फिजिकल रिसोर्सेज जो होते हैं। द नेक्स्ट है हेल्पफुल इन बेटर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो फिजिकल रिसोर्सेज के द्वारा ही बेटर स्कूल मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। देन सर्व करता है एज फैसिलिटेटिंग एजेंट एंड सपोर्ट करता है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। स्कूल बिल्डिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल बिल्डिंग के बारे में बताया गया है। द नीड टू मेंटेन स्कूल बिल्डिंग, क्यों नीड होती है स्कूल बिल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए, ये बताया गया है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस आ जाता है कि कौन कौन से टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। तो इसमें डे टू डे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आता है जिसमें जो है ऑयलिंग डोर लॉक किया जाता है या क्लीनिंग ड्रेन्स किया जाता है। तो इसमें डेली वर्क आ जाते हैं मेंटेनेंस के लिए। देन रेगुलर प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आता है जिसमें रेगुलरली प्लांट किया जाता है, हर एक 4 साल पे जो है मेंटेनेंस किया जाता है स्कूल बिल्डिंग का। देन नेक्स्ट आ जाता है अनप्लान्ड रेमेडियल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये अनप्लान्ड का मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज़ अगर बेकार है तो उसे रिप्लेस करना, ब्रोक हो गई है अगर कोई चीज़ ग्लास की है या फिर डैमेज डोर्स हैं, तो इस तरह से अनप्लान्ड जो है रेमेडियल रिपेयर्स और मेंटेनेंस भी किए जाते हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ स्कूल मेंटेनेंस आ जाता है। तो स्कूल मैनेजमेंट का मेंटेनेंस करने के लिए फर्स्ट स्टेप आ जाता है प्लानिंग का, तो इसमें प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। देन फंडिंग एंड अकाउंटेबिलिटी नेक्स्ट आ जाता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्कूल लाइब्रेरी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्कूल लाइब्रेरी वह प्लेस होता है जो स्कूल में वास्ट कलेक्शन रखता है एकेडमिक बुक्स का। These books are made available to the students to increase their knowledge and understanding of various subjects। तो ये जो बुक्स हैं वो अवेलेबल कराई जाती हैं स्टूडेंट्स को और उनके जो है नॉलेज को और उनकी अंडरस्टैंडिंग को वेरियस सब्जेक्ट में इंक्रीज करती हैं। स्कूल लाइब्रेरी प्ले करती हैं एक वाइटल रोल और ग्रेट रोल प्ले करती हैं स्टूडेंट के लाइफ में। इट इज़ द स्टोर ऑफ हाउस ऑफ नॉलेज, ये एक तरह से हाउस ऑफ नॉलेज की तरह से कहा जाता है जो स्टोर होता है इन अ लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी में स्टूडेंट कैन फाइंड बुक्स ऑन द वेरियस सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की वहाँ पे बुक जो है फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, चाहे वो हिस्ट्री की हो, जियोग्राफी की हो, इन्वायरमेंट की हो, पॉलिटिकल साइंस की हो या लिटरेचर की हो या अनदर किसी भी सब्जेक्ट की हो। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी को बताया गया है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कॉम्पिटेंसीज को प्रमोट करता है, आउटवर्ड थिंकिंग को इनकरेज करता है और लर्नर्स को कि वो अपनी ओन लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर सकें, मैनेजिंग सेल्फ। तो सेल्फ को मैनेज करने के लिए जो है प्रमोट करता है, रिलेटिंग टू अदर्स। एंड नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग। द नेक्स्ट आ जाता है डेवलप एक्सीलेंस। नेक्स्ट है इसमें प्रमोट इक्विटी। द नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेशन, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इनकलकेट आइडियाज एंड डेवलप नॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी टर्म है। तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में फर्स्ट आ जाते हैं एकेडमिक लाइब्रेरीज। एकेडमिक लाइब्रेरीज वो होती हैं जो डील करती हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी लेवल से। तो इसमें स्कूल स्टाफ एंड फैकल्टी इन्वॉल्व रहती है पूरी तरह से। देन नेक्स्ट आ जाती हैं स्कूल लाइब्रेरीज। स्कूल लाइब्रेरीज जो होती हैं वो 12th ग्रेड तक की होती हैं। इसमें जो है
यूजुअली इसमें पार्ट्स होते हैं स्कूल सिस्टम सर्व स्टूडेंट बिटवीन द किंडरगार्टन, तो ये जो है 12th स्टैंडर्ड तक की होती हैं। इसके बाद पब्लिक लाइब्रेरीज आ जाती हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज वो होती हैं जो एक्नॉलेज करती हैं टू बी इन द indispensable part of the community life as a promoter of the literacy, provider of the wide range of reading for all age। तो इसमें जो है पब्लिक लाइब्रेरीज में हर एक एज के जो है मेन हो या वुमेन हो अलाउ होते हैं, और ये पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, तो ये वाइड रेंज को कवर करती हैं लिटरेसी के लिए। देन स्पेशल लाइब्रेरीज आ जाती हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज ऐसी कॉरपोरेशन, हॉस्पिटल या फिर अनदर किसी पर्पज से बनाई जाती हैं इसमें, और इसमें मिलिट्री, म्यूजियम्स, प्राइवेट बिजनेसेस या कोई भी गवर्नमेंट वर्क शामिल हो सकता है। देन नेक्स्ट है मेडिकल लाइब्रेरीज। तो मेडिकल लाइब्रेरीज जो होती हैं वो फिजिशियन, हेल्थ प्रोफेशनल, स्टूडेंट, पेशेंट्स, कंज्यूमर्स, मेडिकल रिसर्चर्स, फंडिंग हेल्थ एंड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को इम्प्रूव करती हैं, अपडेट करती हैं, एसेस करती हैं एंड इवेलुएट करती हैं हेल्थ केयर नॉलेज को। फॉर्म्स ऑफ स्कूल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो स्कूल सेंट्रल लाइब्रेरी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद क्लास लाइब्रेरीज आ जाती हैं। देन नेक्स्ट है सब्जेक्ट लाइब्रेरीज। फंक्शंस आ जाते हैं इसके बाद स्कूल लाइब्रेरी के। The next term है laboratory। तो laboratory is a facility that provides control condition in which scientific or technological researches, experiments and measurement may be performed। तो इस laboratories वो facility होती हैं जो provide करती हैं एक proper control condition को, चाहे वो scientific हो या technological research की हो, experiment की हो या फिर measurement की हो। तो इस तरह से लेबोरेटरी का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है ब्लॉक डायग्राम है लेबोरेटरीज के लिए। रोल ऑफ लेबोरेटरीज बताया गया है। ये प्रमोट करती हैं प्रैक्टिकल एबिलिटी को, हेल्प करती हैं अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड क्रिएट करते हैं एजुकेशनल वैल्यूज़ को, प्रमोट करती हैं पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़। देन स्कूल हॉस्टल आ जाता है। तो हॉस्टल एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे खाना और लॉजिंग आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, और सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वर्क्स एंड टूरिस्ट जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। लाइफ इन द हॉस्टल इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ इन द होम। तो हॉस्टल की लाइफ घर की लाइफ से बहुत डिफरेंट रहती है। देन हॉस्टल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट के बारे में बताया गया है। इसके बाद सिस्टम फॉर मैनेजिंग हॉस्टल्स आ जाता है। तो इसमें कॉटेज सिस्टम आता है, डॉर्मेटरी सिस्टम आ जाता है। इसके बाद हॉस्टल फैसिलिटीज़ आती हैं जिसमें मल्टीपल पर्पस हॉल होते हैं, हॉस्टल मेस इन्वॉल्व होता है, किचन, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, सिक वार्ड, पेंट्री होती है और अदर इन हाउस फैसिलिटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं इसमें। इसके बाद इम्पोर्टेंस आ जाती है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल हॉस्टल। स्कूल हॉस्टल की क्या इम्पोर्टेंस होती है वो यहाँ पे बताई गई है। फिर नेक्स्ट हम आ जाता है स्टाफ रूम का। तो स्टाफ रूम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एजुकेटर्स स्पेंड करते हैं अपना मेजोरिटी टाइम और नॉन टीचिंग स्कूल टाइम को वो वहाँ पे जो है स्पेंड करते हैं स्टाफ रूम में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक जो है सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हम सबसे पहले देखेंगे सोर्स ऑफ इनकम को। सोर्स ऑफ इनकम में 3 टाइप्स से कैटेगराइज किया गया है इसको। इसमें गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं। तो गवर्नमेंट सोर्सेज में पार्ट आ जाते हैं ग्रांटेड एड इन जिला परिषद, एंड देन नेक्स्ट है ग्रांटेड एड टू म्यूनसिपैलिटीज। देन नेक्स्ट इसमें टर्म आ जाता है प्राइवेट सोर्सेज का। तो प्राइवेट सोर्सेज में कैटेगराइजेशन है असिस्टेंस फ्रॉम अदर एजेंसीज या लोकल बॉडीज इन्वॉल्व हों, या फिर वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशन किया जाए, इंडोमेंट्स या फीसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगराइजेशन हो जाता है अदर सोर्सेज का। तो ये सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। इस तरह से इनको एक्सप्लेन किया गया है। गवर्नमेंट ग्रांट्स में ग्रांट इन एड टू जिला परिषद आ जाता है, देन ग्रांट इन एड टू म्यूनसिपैलिटीज आता है। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगराइजेशन है सेकंड प्राइवेट सोर्सेज। प्राइवेट सोर्सेज में असिस्टेंस फ्रॉम अदर एजेंसीज आ जाता है, जैसे कि एनसीईआरटी, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब से जो है असिस्टेंस मिलना। फिर लोकल बॉडीज आ जाती हैं, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस इन्वॉल्व होते हैं, इंडोमेंट आ जाते हैं और फीसेज इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अदर सोर्सेज ऑफ इनकम।
द नेक्स्ट कैटेगरी है इसकी आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर में फर्स्ट टाइप आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन प्लान एंड नॉन प्लान हेड्स। तो इसमें एक्सपेंडिचर किया जाता है प्लान और नॉन प्लान हेड में। द नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। तो इसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी होते हैं, जिसमें एक्सपेंडिचर को नॉन रिकरिंग और रिकरिंग एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज किया गया है। तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो सैलरी ऑफ टीचर्स एंड अदर मेंबर्स। तो हर एक मेंबर की जो सैलरी होती है वो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। अलाउंसेस इसी में आ जाएंगे, मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस इसी में आते हैं, देन डोनेशन, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इसी में आएगा और अदर एक्सपेंसेस भी इसी में आते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर वो होंगे जो स्कूल बिल्डिंग पे डिपेंड खर्च किए जाएंगे, या लेबोरेटरी में होंगे, या लाइब्रेरी बुक्स पे होंगे, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। आते हैं अब नेक्स्ट यूनिट पे। तो यूनिट थर्ड है ये हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन सबको पहले समझ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन नॉट ओनली मीन्स टू एनी सिंगल प्रोसेस और एक्ट। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब किसी भी एक सिंगल प्रोसेस या एक्ट से नहीं होता है, बल्कि ये एक ब्रॉड अम्ब्रेला टाइप जो है टर्म है जो इनकम्पास करता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस को, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, एवेलुएटिंग। तो इन सब की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। द सेम सिचुएशन अकर्स इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे ही एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का भी मतलब हो जाता है, ये अप्लीकेबल होता है केस ऑफ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए विच हैज़ सर्टेन पर्पसेस एंड गोल्स इज इन अचीव। तो इसमें जो है सर्टेन पर्पस और गोल्स होते हैं जिनको अचीव करना होता है। इस तरह से स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न करता है विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशन प्राइमरीली एट द स्कूल लेवल। तो ये जो है प्राइमरीली उन सारी एजुकेशन को कंसीडर करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है उनका, जो स्कूल लेवल पे की जाती हैं। बट एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंसर्न करता है विद ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। तो हर एक एजुकेशन से ये कंसर्न करता है, हर एक लेवल पे एजुकेशन से कंसर्न करता है, जैसे कि स्कूल लेवल एजुकेशन, कॉलेज लेवल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। देन मीनिंग एंड डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो मीनिंग हमने समझा, इसका मतलब है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है जो अप्रोप्रिएट ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज में इन्वॉल्व रहता है और हर टाइप की एजुकेशन लेवल के लिए ये अप्लीकेबल होता है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। तो हेनरी फ्योल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया गया है। तो इन्होंने बताया है लाइक अदर एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे ही एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसमें 5 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड लास्ट है कंट्रोल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें एक जो है मिक्स्ड फॉर्म होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सिंथेसिस, कंट्रोल, एवेलुएशन इन्वॉल्व रहता है। द नेक्स्ट प्रोसेस है ह्यूमन प्रोसेस है। ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक तरह से ह्यूमन प्रोसेस होता है जिसमें सेवरल एलिमेंट्स इन्फ्लुएंस किए जाते हैं जो सोशल, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड अदर एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है इसकी फंक्शनल एंड कंट्रोल रहता है नेचर पे, एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ऑलवेज डायनामिक रहता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है इसकी डिपेंड ऑन द यूटिलिटी, यूटिलिटी पे डिपेंड करता है ये। मच इंपॉर्टेंस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है प्रैक्टिकबिलिटी पर, तो प्रैक्टिकल चीज़ों पे इसमें ज़्यादा फोर्स दिया जाता है। इसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है एजुकेशनल वर्कर्स का इसमें। द नेक्स्ट आ जाता है टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के, ये प्रोवाइड करता है गुड एजुकेशन को। द नेक्स्ट टर्म है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? तो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। तो स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी रहती है, पूरी तरह से इसमें स्वतंत्रता रहती है। ऑपरेशनल डेमोक्रेसी रहती है, तो ऑपरेशंस के लिए भी डेमोक्रेसी पाई जाती है। जस्टिस नेक्स्ट आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी रहती है अपॉर्चुनिटीज़ में। तो हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक क्लास के स्टूडेंट के लिए इसमें प्रॉपर एंड इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसके बाद प्रूडेंस, द नेक्स्ट है
अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो इसमें अडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में। देन आ जाता है नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो टाइप्स में इसके एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, देन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। तो इसमें एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि ये ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन बिसाइड प्रिस्क्राइबिंग द करिकुलम एंड कंटेक्स्ट textbook, scale of the salaries of various categories to the staff, term and condition of the service, code of conduct, tuition fees of the various classes, fixation of the duration of the school session, and determination of the financial aid and regulation other materials for the welfare of the staff and students flow from the educational department of the government। तो ये सारे सेक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं इसमें। देन इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आ जाते हैं। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, इसमें वो सिस्टम रहता है जो हेडमास्टर ऑफ द स्कूल मैनेज करते हैं और डायरेक्ट करते हैं डे टू डे प्रोग्राम को, एक्टिविटीज़ को इसमें अपने कलीग्स के द्वारा। देन नेक्स्ट हम आ जाता है, तो इसमें जो है टाइप्स आ जाते हैं, 2 टाइप्स इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में 2 टाइप्स होते हैं, अथॉरिटेरियन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। द नेक्स्ट टर्म है स्ट्रक्चर ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो क्या स्ट्रक्चर है यहाँ का? स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इसमें अकेडमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अकेडमिक स्ट्रक्चर में 10+2+3 का कॉन्सेप्ट चलता है इंडिया में। देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है इसमें, जो स्टेट, सेंटर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज लेवल पे चलता है। डिफरेंट लेवल्स हैं इसके। द नेक्स्ट टर्म है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल। तो लोकल लेवल पे बताया गया है। लोकल लेवल में 2 कैटेगराइजेशन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आते हैं और म्यूनसिपल बोर्ड आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ड्यूटी इंस्पेक्टर आता है, सब ड्यूटी इंस्पेक्टर आ जाते हैं, पंचायत समिति आती है और एजुकेशनल एक्सपेंशन ऑफिसर आ जाता है, एडीओ आ जाता है एजुकेशन के लिए। देन बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ आते हैं और अडल्ट एजुकेशन ऑफिसर आते हैं एईओ। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगराइजेशन था म्युनिसिपल बोर्ड का। तो म्युनिसिपल बोर्ड में एजुकेशन सुपरिटेंडेंट आते हैं, फिर सब डिप्टी इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं। तो ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन था लोकल लेवल पे। लोकल लेवल के बाद एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट लेवल पे देखेंगे। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया गया है स्टेट लेवल पे, इसके लिए भी एक चार्ट प्रिपेयर किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर नेक्स्ट आ जाती है डिप्टी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इसके बाद एजुकेशनल सेक्रेटरी आते हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन के आते हैं। फिर इसका 3 टाइप से कैटेगराइजेशन किया जाता है, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी एंड डिप्टी सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एजुकेशनल डायरेक्टर। एजुकेशनल डायरेक्टर के 4 पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन आता है, फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड लास्ट है रीजनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। इसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, देन नेक्स्ट है डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स एंड सब डिप्टी इंस्पेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द स्कूल एजुकेशन। तो इसमें बताया गया है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन के लिए। द नेक्स्ट टर्म डिफाइन करता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें जो है एजुकेशनल मिनिस्टर आते हैं, इसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन आ जाता है, देन नेक्स्ट आ जाता है डिप्टी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इसके बाद एजुकेशन सेक्रेटरी आते हैं, जिनमें एडवाइज़र, डिप्टी एडवाइज़र और प्रोग्राम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। फिर डायरेक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट, अडल्ट एजुकेशन, स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है। फिर जॉइंट सेक्रेटरी आते हैं, जिसमें प्रोग्राम कंट्रोलर, एजुकेशन एडवाइज़र, डिप्टी सेक्रेटरी स्कूल डिवीज़न एंड डिप्टी सेक्रेटरी यूनेस्को डिवीज़न, असिस्टेंट एजुकेशनल एडवाइज़र, पब्लिकेशन यूनिट एंड नेक्स्ट है डायरेक्टर में इंटरनल फिनांस आएंगे। फिर जॉइंट सेक्रेटरी आते हैं, जिसमें डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी हिंदी सेक्शन के आ जाते हैं। इसके बाद स्पेशल ऑफिसर जो संस्कृत के होंगे और सब सब एजुकेशन एडवाइज़र डिप्टी सेक्रेटरी आ जाते हैं।
देन नेक्स्ट आते हैं इसमें जॉइंट एजुकेशनल एडवाइज़र्स, और फिर इसके बाद एजुकेशनल एडवाइज़र आते हैं जो टेक्निकल होंगे, और उसी में सब एडवाइज़र्स भी रहेंगे जो टेक्निकल एजुकेशन डिवीज़न के होंगे। तो इस तरह से एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था सेंट्रल लेवल पे। इसमें नेक्स्ट टर्म है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया में? तो फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें है लैक ऑफ स्टेटमैनशिप एंड कंसिस्टेंट पॉलिसी। द नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेशनल गोल हैव नॉट बीन इन्वॉल्व। द नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है इंटायर प्लानिंग ऑफ एजुकेशन इज वग्यू एंड अनसर्टेन। द नेक्स्ट प्रॉब्लम है एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। द नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ द continuity continuity and education in education policy. नेक्स्ट हम है रोल ऑफ हेडमास्टर एज द एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब हेडमास्टर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता है तो उसका क्या रोल रहता है? तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस के लिए उसका रोल होता है, फिर एजुकेशन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए रोल होता है। देन नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन रिलेशन डेवलपमेंट के लिए वो वर्क करता है। तो इस तरह से थर्ड यूनिट हमारी एंड होती है। अब आते हैं फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट हमारी डील करेगी स्कूल हेल्थ एंड हाइजीन से। तो इसमें हेल्थ पहला टॉपिक आ जाता है। हेल्थ का मतलब हो जाता है कि ये जो है कोरिलेट करता है दो टर्म्स से। अ लाइफ अ हेल्दी लाइफ इज़ अ ड्रीम ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो एक हेल्दी लाइफ हर एक इंडिविजुअल के लिए ड्रीम होता है। और जैसा कि प्रोवर्ब कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हमारा स्वास्थ्य ही धन है। तो ये जो है एब्सोल्युटली ट्रू है, पूरी तरह से ये सत्य माना गया है, क्योंकि जिसकी हेल्थ हेल्थ अच्छी होगी वो मोस्ट वैल्यूएबल होता है इस वर्ल्ड में। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ द वेलबींग। पॉजिटिव स्टेट होता है वेलबींग के लिए वेयर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ पे हर एक पार्ट बॉडी का एंड माइंड का हारमोनी रहता है एंड प्रॉपर फंक्शन करता है बैलेंस रूप से, अदर पार्ट्स भी इसमें के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। देन डेफिनेशन दी गई है तो अकॉर्डिंग टू जे एफ विलियम्स, इनके अनुसार बताया गया है कि हेल्थ इज़ अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लाइफ का ही एक गुण है। दैट इनेबल्स द इंडिविजुअल टू लिव मोस्ट टू सर्व बेस्ट। तो इसमें जो है इनेबल किया जाता है इंडिविजुअल को रहने के लिए मोस्ट एंड सर्व करने के लिए बेस्ट। एस्पेक्ट्स आ जाते हैं हेल्थ के, जिसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ आ जाता है। नेक्स्ट टर्म है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ड्रग्स आ जाएंगे, अल्कोहल, देन इन्वायरमेंटल हेल्थ हजार्ड, इसके बाद ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है वेज टू मेंटेन गुड हेल्थ। किस तरह से अच्छी हेल्थ को मेंटेन किया जाता है? तो डेली फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू, अर्ली मॉर्निंग वॉक के थ्रू, प्ले के थ्रू, बैलेंस डाइट के थ्रू, देन प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप के थ्रू एंड बी डिलाइट। प्रैक्टिसेस यूज्ड इन स्कूल टू इम्प्रूव हेल्थ। तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं स्कूल्स में हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, वो बताई गई हैं। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन नेक्स्ट टर्म आ जाता है। तो ये एक एंशिएंट ग्रीक टर्म है। हेल्थ एजुकेशन का मतलब हो जाता है ये एक टाइप की एजुकेशन होती है जो डिज़ाइन की जाती है इंडिविजुअल के लिए या पब्लिक के लिए एट अ लार्ज गेन ऑफ द नॉलेज। इसमें जो है नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, स्किल्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स जो नेसेसरी होते हैं प्रमोट के लिए, मेंटेनेंस के लिए और इम्प्रूव के लिए, रिस्टोर देयर एंड अदर पर्सनस हेल्थ। हेल्थ के लिए अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर थॉमस वुड के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है कि हेल्थ एजुकेशन इज सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस। ये जो है जोड़ होता है हर एक एक्सपीरियंसेस का, विच फेवरेबली इन्फ्लुएंस हैबिट्स, जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी हैबिट्स को, एटीट्यूड को, नॉलेज को, रिलेटिंग टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड या सोशल हेल्थ से रिलेटेड। फिर ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं हेल्थ एजुकेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाता है नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल्स। तो क्या नीड और इम्पोर्टेंस है? इसकी नीड और इम्पोर्टेंस हो जाती है बिल्ड्स नॉलेज एंड एटीट्यूड अबाउट हेल्थ। तो ये नॉलेज को बिल्ड करता है और एटीट्यूड को फोकसेस ऑन सेक्स एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंजेस। तो इसके द्वारा पॉजिटिव चेंजेस को लाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को डिफाइन किया गया है द एक ऐसा प्रोसेस होता है ये जो कंट्रीब्यूट करता है मेंटेनेंस एंड इम्प्रूवमेंट को के लिए ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल्स, जिसमें जो है
पीपल्स के हेल्थ को प्रमोट किया जाता है और स्कूल पर्सनल के भी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है, उनके लिविंग एंड हेल्थ एजुकेशन को भी हेल्दी किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है इसमें। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आ जाते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो इसमें एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? हेल्थ अप्रेजल ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन एंड स्कूल पर्सनल, तो इसमें पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। हेल्थ स्कूल पर्सनल डेली मॉर्निंग इंस्पेक्शन किया जाता है। रेमेडियल मेजर्स एंड फॉलोअप सर्विसेज आ जाती हैं। देन प्रिवेंशन ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिसीजेज। देन नेक्स्ट है हेल्थफुल स्कूल environment, nutritional services, first aid and emergency care, health instruction. The next है education of handicapped children, proper maintenance and use of school health and records. इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाता है प्रोग्राम्स रिलेटेड टू स्कूल हेल्थ सर्विसेज। कौन कौन से प्रोग्राम रिलेट करते हैं? तो इसमें फर्स्ट आ जाता है इंटेंसिव डेंटल हेल्थ केयर प्रोसेस प्रोग्राम, तो इसमें इंटेंसिव डेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स इन्वॉल्व होंगे, इसके एम्स बताए गए हैं। द नेक्स्ट प्रोग्राम आ जाता है स्कूल हेल्थ एनुअल रिपोर्ट प्रोग्राम, तो इसमें एनुअल रिपोर्ट दी जाती है स्कूल हेल्थ से रिलेटेड। देन नेक्स्ट है प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से प्लान जो है रन किए गए हैं, चलाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो इसमें राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आ जाता है RKS, जिसमें 3 डे के लिए इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 डेज के लिए रहता है। और नेशनल अडोसेलेंट हेल्थ कंसल्टेशन इन दिल्ली फ्रॉम 7 to 9 जनवरी के लिए ये चलाया गया था। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल गाइडलाइन इन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग। द नेक्स्ट प्रोग्राम आ जाता है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी का। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड स्कीम्स का। देन मेडिकल इंस्पेक्शन आ जाता है। मेडिकल इंस्पेक्शन के लिए नेचर एंड स्कोप इसका बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि मेडिकल इंस्पेक्शन होता क्या है। मेडिकल इंस्पेक्शन एक एक्सटेंशन होता है एक्टिविटीज़ का स्कूल्स के, जिसमें एजुकेटर्स एंड फिजिशियन जॉइन हैंड को इंश्योर किया जाता है चाइल्ड की कंडीशंस को, हेल्थ एंड वाइटलिटी को जो है इसमें इनेबल किया जाता है। तो ये जो है मेडिकल इंस्पेक्शन हो जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, इसका नेचर बताया गया है। नेचर एंड स्कोप क्या होता है मेडिकल इंस्पेक्शन का? तो इनके इंस्पेक्शन करता है सैनिटेशन का, इंस्पेक्शन करता है ग्राउंड्स का, बिल्डिंग्स का, देन वाटर सप्लाई का इसमें इंस्पेक्शन किया जाता है और सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन किया जाता है हर एक पीपल्स का। देन क्वालिफिकेशंस ऑफ मेडिकल इंस्पेक्टर, तो मेडिकल इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन दिखाई गई हैं। इसके बाद बेनिफिट बताए गए हैं इम्यूनाइजेशन के। हेल्थ रिकॉर्ड नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। तो हेल्थ रिकॉर्ड में प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है हेल्थ का, मेडिकल चार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट्स की हिस्ट्री इसमें पूरी तरह से रहती है मेडिकल केयर से रिलेटेड। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में बताया गया है, फिर यूजेस और इम्पोर्टेंस बताई गई है, फिर पॉलिसीज़ फॉर मेडिकल रिकॉर्ड बताया गया है। देन बैलेंस डाइट आ जाता है नेक्स्ट अब हमारा। तो बैलेंस डाइट इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है विच इज़ बेनिफिशियल फॉर होल लाइफ, जो बेनिफिशियल होता है पूरे जीवन के लिए। द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट इंक्लूड, इसमें जो है इंक्लूड किया जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इसमें आते हैं जिसमें ऑयल, वाटर सॉल्यूशन, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन्वॉल्व होंगे। कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट, तो इसमें 6 मेन कंपोनेंट आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, देन सेकंड है फैट, देन नेक्स्ट है प्रोटीन, मिनरल्स, मिनरल्स में आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस आते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है विटामिन, तो विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो बी और सी विटामिन आता है, तो ये जो है पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन सी और बी, और वसा में घुलनशील बाकी जितने भी विटामिन्स बचे हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आता है मिड डे मील स्कीम का। तो मिड डे मील स्कीम एक यूनिक कॉन्सेप्ट होता है, मटेरियलाइज्ड कॉन्सेप्ट था, ये इम्प्रूव करता है न्यूट्रिशन स्टेट के।
तो हर एक स्टेट का ये जो है न्यूट्रिशन जो है इंक्रीज़ करता है और स्कूल एज चिल्ड्रन पे ये बेस्ड है। इम्पैक्ट इसका देखने का मिलता है मल्टी-फोल्डेड एंड डाइवर्सिफाइड वेज़ में। मिड डे मील जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलाई गई स्कीम है। तो इसमें बताया गया था इन सितंबर 2004 में ये स्कीम जो है रिवाइज्ड की गई थी, जिसमें प्रोवाइड किया गया था मिड डे मील को विद 300 कैलोरीज में इसमें मिड डे मील को प्रोवाइड किया गया था और 8 टू 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन इसमें शामिल था हर एक बच्चे में इन क्लास फर्स्ट टू क्लास फिफ्थ। देन इफेक्ट बताया गया है मिड डे मील प्रोग्राम का, तो ये बूस्ट करता है स्कूल इनरोलमेंट को। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, एंडिंग हंगर हंगर को एंड करता था। देन एडिंग प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, तो सोशलाइजेशन को प्रोसेस को ये एड करता था, प्रमोट करता था जेंडर इक्वालिटी को। रीजनल वेरिएशंस होते थे इसमें। देन नेक्स्ट टॉपिक माना जाता है योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज का। तो योगा का मतलब हो जाता है कि ये संस्कृत शब्द से लिया गया है युज, जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन और टू योग। तो ज्वाइन करना या योग करना जो है योगा का मतलब हो जाता है। देर इज अ मेनी scriptures which define the yoga various manners, and one of which scripture is पतंजलि योग सूत्र। तो पतंजलि योग सूत्र जो है बिलोंग करता है, ऑथरशिप इसकी है महर्षि पतंजलि के पास में। महर्षि पतंजलि के द्वारा योगा के बारे में बताया गया है, योगा इज द सप्रेशन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड। देन महर्षि वेद व्यास ने बताया है योगा इज अटेंडिंग द पोज। इम्पोर्टेंस बताई गई है योगा की और करेक्ट पोस्चर्स बताए गए हैं, आसन के बारे में बताया गया है। फिर काइंड्स ऑफ योगासन बताए गए हैं, तो कौन कौन से काइंड होते हैं इसमें। फर्स्ट काइंड आ जाता है स्लो नेक स्ट्रेच योगा आसन। देन नेक्स्ट है तड़ासन माउंटेन पोज जिसको कहते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है उत्तासन, इसको स्टैंडिंग फॉरवर्ड फ्लोट फोल्ड पोज कहते हैं। देन आता है नेक्स्ट त्रिकोण आसन जिसको ट्रायंगल पोज कहा जाता है। देन धनुष आसन आ जाता है जिसको बो पोज कहा जाता है। इसके बाद सूर्य नमस्कार आ जाता है जिसको सन सैल्यूटेशन कहा जाता है। फिर कपालभाति आता है। इसके बाद बद्धा कोणासन आता है जिसको बाउंड एंगल पोज कहा जाता है। देन माउंटेन बैलेंस आ जाता है। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा फिजिकल एक्सरसाइज का। तो फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द योग प्रैक्टिस हैव बीन सेवरल सिमिलैरिटीज। इसमें सेवरल सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज हैं फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल कंपोनेंट में, बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी रहता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज रेफर करता है एनी फिजिकल एक्टिविटी से, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो या बॉडीली मूवमेंट किया जाए किसी भी तरह का, दैट इज अंडरटेकन इन अ प्लान्ड मैनर, जो एक प्लान्ड मैनर में अंडरटेक किया जाए, मतलब किया जाए। एम्स बताए गए हैं और ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं फिजिकल एक्सरसाइज के। देन डिफरेंस दिया गया है योगा और एक्सरसाइज के बीच में। तो फिजिकल एक्सरसाइज और योगा के बीच में क्या डिफरेंस है। देन नेक्स्ट टर्म आ जाता है इसमें फर्स्ट एड का। तो फर्स्ट एड का मीनिंग क्या है। फर्स्ट एड एक ऐसा प्रोविज़न है, इमीडिएट केयर प्रोवाइड करता है ये विटामिन के लिए विद एन इंजरी, जिसमें इंजरी हुई हो या किसी भी तरह की इलनेस हो, और यूजुअली अफेक्ट किया जाता है ले पर्सन एंड परफॉर्म्ड विद अ लिमिटेड स्किल रेंज में परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट एड एक नॉर्मली परफॉर्म किया जाता है अंटिल द इंजरी, जब तक कोई इंजरी या इलनेस ना हो। एम्स ऑफ फर्स्ट एड की बात करेंगे तो एम इसके होते हैं टू प्रिजर्व लाइफ, लाइफ को बचाना। देन टू प्रिवेंट फर्दर हार्म, तो कोई और हार्म ना हो पाए, ज़्यादा जो है नुकसान ना हो पाए, उससे जो है प्रिवेंट करना, बचाव करना। प्रमोट करता है रिकवरी को। देन नीड बताई गई है फर्स्ट एड की, तो ये आइडेंटिफाई करता है हेल्थ नीड को, किसी भी तरह की हेल्थ नीड हो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है फर्स्ट एड के द्वारा। देन नेक्स्ट जो है होता है स्टूडेंट फीलिंग अनवेल, तो कोई भी स्टूडेंट जो है अच्छा नहीं फील करता है तब फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट हैज़ आ माइनर इंजरी, कोई भी माइनर इंजरी अगर हुई हो तो उससे जो है फर्स्ट एड के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। देन अदर इंजरीज भी हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, तो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स भी इसमें आइडेंटिफाई की जाती हैं।
फिर इम्पोर्टेंस बताया गई है फर्स्ट एड के बारे में, तो ये प्रोवाइड करता है हेल्प को ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन में और इंश्योर करता है राइट मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकल असिस्टेंस को बेनिफिशियल होता है इंडिविजुअल्स के लिए। उसके बाद टाइप्स बताए गए हैं, तो टाइप्स में आ जाता है मरीन फर्स्ट एड, देन बैटलफील्ड फर्स्ट एड, उसके बाद है हाइपरबैरिक फर्स्ट एड, देन ऑक्सीजन फर्स्ट एड आते हैं, फिर वाइल्डरनेस फर्स्ट एड आ जाते हैं, देन नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाता है मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। इसके बाद असेंशियल मटेरियल्स आ जाते हैं फॉर फर्स्ट एड बॉक्स। तो इसमें फर्स्ट असेंशियल मटेरियल हो जाता है एथेसिव बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम एंड लोशंस, muscle cream and sprays, a pair of tweezers, sterile gauze and tape, pain relievers, antiseptics, fungal medicines, nail clippers, heavy bleeding and next है hypothermia। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाता है डिसीज़ का। तो डिसीज़ का मतलब हो जाता है अ डिसीज़ इज़ अ पर्टिकुलर अबनॉर्मल कंडीशन होती है, ये डिसऑर्डर ऑफ अ स्ट्रक्चर होता है या फिर फंक्शन है दैट अफेक्ट करता है पार्ट को या ऑल ऑर्गेनिज्म को ये इफेक्ट करता है। कॉजेज़ क्या होते हैं, तो न्यूट्रिशनल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, टॉक्सिन्स आ सकते हैं इसमें, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, फ्री रेडिकल आ सकते हैं इसमें, रेडिएशन आता है और माइक्रोब्स आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, तो क्लासिफिकेशन हो जाता है फर्स्ट कॉग्निटल डिसीज़, अक्वायर्ड डिसीज़। टाइप्स ऑफ डिसीज़ में फर्स्ट है कॉग्निटल डिसीज़ जिसमें प्रेजेंट होता है सिंस बर्थ, और अक्वायर्ड डिसीज़ वे होते हैं जो डेवलप किए जाते हैं आफ्टर बर्थ। अक्वायर्ड डिसीज़ में टू टाइप्स होते हैं, इसमें फर्स्ट है कॉन्गियस और कम्युनिकेबल डिसीज़। तो ये स्प्रेड किए जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। देन नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन कॉन्गियस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये ऐसे डिसीज़ होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे डिसीज़ को कैटेगराइज किया गया है 5 फॉर्म्स में। इसमें पहला आ जाते हैं डीजनरेटिव डिसीज़, ये कॉज किए जाते हैं ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल बॉडी ऑर्गेन्स। देन नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीज़, जो कॉज किए जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन डाइट। देन नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फेक्टियस डिसीज़, जो कॉज किए जाते हैं हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी टू द सर्टेन ऑर्गेन सब्सटेंस। देन नेक्स्ट है कैंसर, जो कॉज किया जाता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़। तो ज़्यादा जब ग्रोथ होने लगती है सेल्स और टिश्यूज़ की, तब जो है कैंसर कॉज किया जाता है। देन अदर डिसीज़ आ जाती हैं जिसमें कॉज ड्यू टू वेरियस फिजिकल एजेंट्स एंड एनी अदर रिसोर्सेज आ जाता है। तो उन्हीं का एक्सप्लेनेशन किया गया है यहाँ पे। सो थैंक यू एवरीवन। ये मैराथन सीरीज़ आपकी यहीं पे एंड होती है।